इसमें दो उत्पाद मैंने बताए थे, एक बनता है 1,4 और एक 1,2। ये 1,2 योगोत्पाद है, ये 1,4 योगोत्पाद है। 1,2 योगोत्पाद बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि बनेगा, क्योंकि यहाँ पाईबंद है, इस पर योग होगा और ये बनेगा। लेकिन 1,4 योग तब समझा सकते हैं आप जब आपको ये पता हो कि अनुनाद नाम की कोई प्रक्रिया होती है, प्रभाव होता है। अगर ऐसा नहीं, इसको नहीं समझते हैं तो आप इसको, इस उत्पाद का बनना नहीं समझा सकते। लेकिन इस अभिक्रिया में दोनों उत्पाद बनते हैं, इसका मतलब क्या है कि इसमें अनुनाद होता है। अब होता क्या है, ये जो ब्यूटाडाइन है, इस पर ब्रोमीन का आक्रमण होगा, अभिक्रिया होगी। इस पर किस प्रकार का योग होता है? हाँ? बिल्कुल भी नहीं सोचते हो, आप बोल देते हो। कैसे होगा नाभिक नहीं? इसके पास तो नाभिक है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ज़्यादा। तो आप अभी तक ये नहीं समझे हो कि होगा क्या। स्टार्टिंग में आपको शुरुआत में ये देखना है कि अभिक्रिया जो होती है वो इस प्रकार के यौगिकों में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में कैसी होगी, क्योंकि इसमें पाईबंद है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं इस पर आएगा, आक्रमण करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं शब्द तो हो गया। अब क्या होगा, क्योंकि पाईबंद है इसलिए योग होगा या विलोपन होगा या प्रतिस्थापन होगा? योग होगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं योग होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन होगा? जिस पर कैसा आवेश हो? धन आवेश हो। तो इसमें से एक तो हो जाएगा Br+ और एक हो जाएगा, अब कौन पहले जाएगा? अटैक कौन करेगा सबसे पहले? आक्रमण कौन करेगा? ये करेगा। अब कहाँ करेगा? इसके प्रभाव में इस पर इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कैसे काम करेगा? या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले जाए और या फिर इधर चले जाए। दो संभावनाएं हैं। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पाईबंद के टूटने से यहाँ चले जाते हैं तो क्या बनेगा? CH2 है ये, इस पर ऋण आवेश आ गया, तो कौन Br+ कहाँ जाएगा? यहीं आएगा ना। और धनावेश कहाँ रहेगा? इस पर। अगर इस प्रकार से कार्य करता है तो क्या होगा? Br यहाँ जुड़ गया, इस पर कार्बन पर, दूसरे कार्बन पर क्या आ गया? धन आवेश आ गया। समझ आ गई इतनी बात? अगर इसका उल्टा होता है तो क्या बनेगा? अगर इस प्रकार से काम करे इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव तो Br कहाँ जुड़ेगा? Br+ यहाँ जुड़ेगा, तो यहाँ पर धनावेश होगा इस पर। दो संभावनाएं है ना। अब इस पाईबंद पे लिया है मैंने, आप इस पाईबंद पे भी कर सकते हैं, एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण हुआ और वो कहाँ जुड़ सकता है? या तो इस कार्बन पे जुड़ सकता है या इस कार्बन पे जुड़ सकता है। इस पर जुड़ता है तो द्वितीयक कार्बोनियम आयन बनता है और इस पर जुड़ता है तो, और आप ये जानते हैं कि प्राथमिक कार्बोनियम आयन की अपेक्षा द्वितीयक कार्बोनियम आयन अधिक स्थायी होता है, इसलिए ये बनता है। अब इस पर Br- जो इसका बचा हुआ भाग है वो जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? 1,2 योगोत्पाद बन जाएगा ना। वन टू योगोत्पाद बन गया। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? अब 1,4 की जब बात करें अपन तो क्या होता है कि ये जो द्वितीय कार्बोनियम आयन है इसमें अनुनाद हो सकता है, और जब अनुनाद होगा तो क्या होगा?
ये देखिए द्वितीयक कार्बोनियम आयन इसमें अनुनाद होता है और क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, धनावेश किस पे आ गया, इस कार्बन पर आ गया। अभी एक बार पहले तो समझ लो, पहली बार तो समझ लो, पूरा ही नहीं हुआ, दोबारा बताते हैं। अब इस पर बी आर माइनस जो बचा है वो जुड़ेगा तो क्या बनेगा, कहाँ जुड़ेगा बी आर, इस पर जहाँ पर धनावेश है, बन गया 1,4, ये 1,2। अब दोबारा समझ लीजिए आप, 1,3 ब्यूटाडाइन में जब Br2 का योग कराते हैं तो 1,2 योगोत्पाद भी बनता है और 1,4 भी बनता है। 1,2 योगोत्पाद में आपको कोई समस्या नहीं है, आराम से आप दिखा सकते हैं, क्योंकि पाइबंद है इसलिए 1 पे Br जुड़ गया और 2 पे जुड़ गया, एक पाइबंद टूटा जो है यहाँ पर इस पोजीशन पर। लेकिन 1,4 बनाने के लिए आपको पाइबंद की स्थिति में परिवर्तन करना है, तब बनेगा। उसको अपन क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। अब होता क्या है इसमें कि ये जो Br2 है इसके दो भाग क्या हैं, Br प्लस और Br माइनस। क्रिया के समय सबसे पहले ये Br प्लस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है और ये क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाला एक यौगिक है। ये 1,3 ब्यूटाडाइन क्या है, जिस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही इस पर आक्रमण करता है। और जब इलेक्ट्रॉन स्नेही इस पर आक्रमण करेगा तो कहाँ करेगा, दो स्थितियाँ संभव है। या तो ये इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव जो क्रिया के समय होता है, अस्थायी प्रभाव बताया था ना आपको, अगर इस पाइबंद के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाते हैं तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाएगा, तो Br प्लस यहीं जुड़ेगा ना, और यहाँ पर कैसा आवेश रहेगा, धनावेश, ये बन गया। इसके विपरीत अगर ऐसे इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव काम करता है इस प्रकार से, तो ये कहाँ जुड़ता, Br प्लस इस कार्बन पे जुड़ता और ये बनता जिसमें इस कार्बन पर धनावेश होता। ये क्यों नहीं बनता है, क्योंकि ये प्राथमिक कार्बोनियम आयन है और द्वितीयक कार्बोनियम आयन की अपेक्षा स्थायित्व इसका कम होता है, इसलिए ये नहीं बनता, ये बनता है। अब जब ये बन गया है तो इसमें ये, इसके बनने के बाद में Br माइनस जो इसका दूसरा भाग है Br2 का, वो कहाँ जुड़ जाएगा, इस कार्बन पर, तो 1,2 योगोत्पाद बन गया। अब 1,4 का कैसे बनता है ये समझाना है, तो आपको इसमें अनुनाद बताना है, क्योंकि इसमें अनुनाद कैसे हो रहा है। देखिए ये बनाया मैंने, ये वाला द्वितीयक कार्बोनियम आयन, इसमें अनुनाद हो रहा है कि ये जो पाइबंद के इलेक्ट्रॉन से ये यहाँ आ गए और ये धनावेश कहाँ आ जाएगा, इस पर। तो धनावेश जब इस पर आ गया है तो ये बन गया है कार्बोनियम आयन। अब आपको ये प्राथमिक कार्बोनियम आयन है ना, लेकिन ये अनुनाद के कारण बन रहा है। और जब अनुनाद जब हो रहा है, ये दोनों संरचनाएं संभव है, तो इसके Br यहाँ भी जुड़ सकता है और Br यहाँ भी जुड़ सकता है। यहाँ जुड़ता है तो क्या बनता है, 1,2 योगोत्पाद, और जब यहाँ जुड़ता है तो क्या बनता है, 1,4। अभी समझ में नहीं आया, आ गया, नहीं आया। 1,2 योगोत्पाद और 1,4 योगोत्पाद दो बनने हैं इसमें, और ये बता रहे हैं हम अनुनाद के लिए, ठीक है। ये 1,3 ब्यूटाडाइन है, इस पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं योग हो रहा है Br2 का। Br2 में इलेक्ट्रॉन्स नहीं योग करने के लिए कौन जाएगा, Br प्लस। ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना, कोई भी अभिकर्मक है जब क्रिया में भाग लेगा तो उसका कोई न कोई भाग उस क्रिया कारक के प्रति जो जुड़ाव रखेगा या जो उसके प्रति आकर्षण फील करेगा, आकर्षण अनुभव करेगा, वही तो जाएगा उसके पास। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इसमें Br प्लस है, ये कहाँ जुड़ सकता है, या तो इस कार्बन पे जुड़ सकता है या इस कार्बन पे जुड़ सकता है। अगर इस कार्बन पे जुड़ता है तो ये बनता है जो द्वितीयक कार्बोनियम आयन। ये द्वितीयक क्यों है, क्योंकि ये कार्बन जिस पर धनावेश है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये द्वितीयक कार्बोनियम आयन है। और अगर ये इस पर जुड़ता, ऐसे अगर इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव काम करता तो इस पर धनावेश रहता, तो ये बनता प्राथमिक कार्बोनियम आयन। तो ध्यान क्या रखना है कि द्वितीयक कार्बोनियम आयन प्राथमिक की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है, इसलिए द्वितीयक कार्बोनियम आयन बनता है। और जो Br माइनस यहाँ बचा हुआ है वो कहाँ जुड़ जाएगा, इस कार्बन पर जुड़ जाएगा, तो 1,2 योगोत्पाद बन जाएगा। अब ये तो बन गया 1,2 योगोत्पाद, लेकिन ये जो कार्बोनियम आयन है, द्वितीयक कार्बोनियम आयन, इसमें अनुनाद भी संभव हो जाता है। अनुनाद कैसे संभव हुआ कि इस पाइबंद के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ धनावेश है इसलिए कहाँ आ गए, यहाँ आ गए स्थानांतरित होके, और ये धनावेश कहाँ आएगा, इस पर,
जिस पर कमी है इलेक्ट्रॉन्स की। अब ये Br माइनस यहाँ भी जुड़ सकता है, या तो यहाँ जुड़ सकता है या यहाँ जुड़ सकता है। तो यहाँ जुड़ता है तो 1 2 बनता है और यहाँ जुड़ता है तो 1 4 बनता है। इसलिए 1 2 और 1 4 योगोत्पाद का बनना ये इंगित करता है कि इसमें अनुनाद होता है। इसके बाद आता है अति संयुग्मन। मैंने अभिक्रियाओं के प्रकार जब आपको बताए थे तो ये बताया था कि कुछ यौगिक जो हैं, जो 4 प्रकार की अभिक्रियाएं बताई थी, उनमें से कुछ विशिष्टता वाली अभिक्रियाएं ही दर्शाते हैं। जैसे अभी देखा आपने हाइड्रोकार्बन था असंतृप्त, वो कैसी अभिक्रिया दर्शाते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। तो अगर आपसे पूछा जाए असंतृप्त यौगिकों में सामान्य परिस्थितियों में कैसी अभिक्रिया होती है, तो कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही योग। आप बार बार नाभिक स्नेही का नाम लेते हैं, तो नाभिक स्नेही योग जो है वो नाभिक स्नेही योग किसमें होता है? नाभिक स्नेही योग यानी नाभिक स्नेही कौन होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी और वो ऐसी जगह आक्रमण करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, धन आवेश वाला भाग होगा, वहां आक्रमण करेगा। ऐसी स्थिति किसमें होती है? और योग होना है इसका मतलब है कि वहां पाईबंद भी हो। कार्बोनिल यौगिकों में नाभिक स्नेही योग होता है। अभी मैं आपको ये हाइपर अति संयुग्मन बता दूं, उसके बाद इसको थोड़ा सा समझा देंगे वापस आपको, ताकि एक बार आप जो पिछले वीक में पढ़ा था तो वापस समझ जाएंगे आप। चौथा प्रभाव है इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव अति संयुग्मन। इसको अबंधी अनुनाद भी कहते हैं, यानी बिना बंध का अनुनाद। ये विशेष प्रकार का अनुनाद है जिसको अबंधी अनुनाद, बिना बंध का अनुनाद, इंग्लिश में कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। संयुग्मी यौगिक वो होते हैं जिसमें एकांतर क्रम में द्विबंध हो। जैसे बेंजीन बताया था मैंने कल आपको, उसमें एकांतर क्रम में द्विबंध होते हैं, तो वो संयुग्मन कहलाता है। अबंधी अनुनाद के बाद में इसका एक नाम और है, वो है बेकर-नाथन प्रभाव। बेकर-नाथन प्रभाव, और इसको सिग्मा पाई संयुग्मन भी कहते हैं। एक स्थिति की कल्पना करें इधर आप, ये क्या है? प्रोपीन है। 3 कार्बन है और 1 पाई बंध है, जिसको क्या कहते हैं? प्रोपीन। अब इसमें क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां आ जाते हैं, इसकी ना, हाँ इसकी कर देते हैं। इसमें क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन, वो यहां पर आ गए और ये यहां आ गए। ऐसी स्थिति में क्या बन जाएगा?
ये हाइड्रोजन जो है आप देख रहे हैं बंध नहीं है यहाँ पर, उस बंध के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। इस पर कैसा आवेश हो गया, धन आवेश। ये अनुनाद है और इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ बंध नहीं है इसलिए बिना बंध का अनुनाद। ये सिग्मा बंध था और सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, अनुनाद में भाग ले रहे हैं। किसके साथ में, इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन के साथ में। जो अपन ने अनुनाद पढ़ा था कल, उसमें पाई बंध के इलेक्ट्रॉन्स भाग ले रहे थे या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भाग ले रहा था। यहाँ पर सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है कि यदि द्विबंध जो है उसके साथ में, ये जो द्विबंध वाला भाग है इसके साथ में अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ हो और उस अल्फा कार्बन के पास में जो हाइड्रोजन है ये 3, ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाती है। अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, तब ये वाला अनुनाद सिग्मा पाई संयुग्मन संभव होगा। अब इसमें कितनी संरचनाएं आप बना सकते हो, इसके अलावा जितनी मैंने बना रखी है उनके अलावा, इसके अलावा आप बना सकते हो 3। कैसे, देखिए एक तो ये बनी है ये वाला हाइड्रोजन। अब ये वाला हाइड्रोजन भी ऐसा काम कर सकता है, इस पर ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन भी ऐसा कर सकता है। प्रोपीन की अति संयुग्मन के कारण कितनी संरचनाएं संभव हो गई, 1 और 3, ये 4 होगी ना। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन हैं उतनी संरचनाएं आप, 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना इसमें, 1, 2 और ये बना सकते हैं, ये खुद भी तो है, अनुनाद तो है ना। तो अति संयुग्मन का मतलब क्या हुआ, नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसमें बिना बंध का अनुनाद इसको कहा जाता है। इसको आपको एक वीडियो दिखाते हैं, उससे समझिएगा। एक कल वीडियो लगाया तो दिखाएं। ये वाला इधर ध्यान दे भाई आप लोग। अरे ये मत दिखाओ, ये हाइपर बीच में, बीच में ऑडियो खत्म, ऑडियो बंद कर देना। ये इस कार्बोनियम आयन का स्ट्रक्चर है। ये कार्बोनियम आयन है, देखिए CH3 CH2 प्लस, इसमें देखिए आप, चलेगा चलेगा। ये इसकी स्ट्रक्चर है, देखिए इधर ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो कार्बन है ये sp3 संकरित है और ये sp2 संकरित है जिस पर धन आवेश है। ये 2 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं। ये sp2 संकरित कार्बन है जो जिसकी ज्यामिति कैसी है, समतलीय है। ये पूरा अणु घुमा करके आप देख सकते हैं, इस प्रकार से दिखेगा आपको। एक कार्बन चतुष्फल के रूप में है, एक समतल त्रिकोणीय रूप में है।
इस पर एक जो, क्योंकि sp2 संकृत है इसलिए एक p कक्षक इस पर असंकृत उपस्थित है और वो इस तल के 90 डिग्री से कोण बना रहा है, 90 डिग्री के कोण पर है। ये सिग्मा बंध है। ये देखिए इस सिग्मा बंध से इसका घूर्णन संभव है। ये पूरा कार्बन जो है ये वाला इस पे घूर्णन कर सकता है इस बंध के साथ। ये बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो इस साइड से अगर देख रहे हैं तो उसको ढकते हुए हैं, यानी कि ये इसके बिल्कुल समानांतर है। अब इस बंध के इलेक्ट्रॉन इसके साथ में, ये क्या है, सिग्मा बंध है जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में है। कौन सा अतिव्यापन है? sp3s, sp3s। ये देखिए sp3 संकृत कक्षक है। इसके इलेक्ट्रॉन इसके साथ में पाई बंध बना लेते हैं और ये कार्बन कैसा हो गया, अब समतलीय हो गया। ये हाइड्रोजन यहाँ पर है लेकिन बिना बंध के जुड़ा हुआ है। देखिए बिना बंध का है लेकिन घूम रहा है चारों तरफ उसके साथ साथ ही, यानी कि वहाँ है, उस जगह पर उपस्थित है इस तरीके से, लेकिन बिना बंध का है। इसको कहते हैं अबंधी अनुनाद। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है कि जब भी कोई किसी यौगिक में जिस जगह पर विशिष्टता होती है, जैसे यहाँ पर विशिष्टता है कि यहाँ द्विबंध है, ठीक है, इसके साथ में जो जुड़ा हुआ कार्बन है वो अल्फा कार्बन होगा और ये क्या करेगा, ये सारे अल्फा कार्बन है, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी ये अनुनाद संभव है। कौन सा अनुनाद? अबंधी अनुनाद। क्योंकि इसमें ये वाला जो कार्बन है ये विशिष्टता वाला है। ये देखिए ये अल्फा हाइड्रोजन है 3 इसमें। अभी आपने वीडियो में देखा था ये वाला जो H है ये धनावेशित हो गया, इसमें हाँ माइनस आएगा ना, क्योंकि ये विशेषता तो इस द्विबंध की है। इस द्विबंध के अल्फा स्थिति पर अगर CH3 समूह लगा हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन उपलब्ध है, तो अबंधी अनुनाद संभव है। ये जो CH2 प्लस है ना, इसके ये अल्फा कार्बन है, ये वाला माइनस होता तो यहाँ अबंधी अनुनाद संभव है या नहीं, वो दूसरी चीज़ है। वो आप जब इसके उदाहरण समझेंगे तब समझ में आएगा आपको, क्योंकि यहाँ पर धनावेश है और ये इलेक्ट्रॉन इधर इसके साथ में बंध बनाता है। अब अगर ऋणावेश है यहाँ पर तो उसके इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे ना, फिर अबंधी अनुनाद उसमें संभव नहीं होगा। यही तो कौन सा प्रभाव कहाँ लागू होगा ये आपको देखना। अभी कई सारे उदाहरण अपन इसके लेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों अबंधी अनुनाद या क्या प्रभाव इसका होता है। अब देखिए इसका उपयोग समझ लीजिए अबंधी अनुनाद का, या अबंधी अनुनाद क्या होता है ये और समझने के लिए आप सबसे पहले देखिए एल्कीनों का स्थायित्व। एल्कीन्स का स्थायित्व हम इससे समझा सकते हैं। कैसे? जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये क्या है? एथीन। और इसको हम समझाते हैं या स्थायित्व को व्यक्त करने के लिए हम एक ऊष्मा लेते हैं जिसको कहते हैं हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसका अगर हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो क्या बनता है? ठीक है, इस अभिक्रिया में मुक्त होने वाली ऊष्मा है 32.8 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अब
अगर इसके स्थान पर हम प्रोपीन ले लें तो क्या बनेगा? प्रोपेन। इसकी हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा भी इतनी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी एक पाइबंद है, इसमें भी एक पाइबंद है जिस पर योग हो रहा है, उतनी होनी चाहिए ना ऊष्मा। लेकिन यहां पर ऊष्मा कम होती है, वो होती है 30.2 या 1 कर दें आप, 1 ज़्यादा सही है, 30.1 किलो कैलोरी पर मोल। ये ऊर्जा में फ़र्क क्यों आया, हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा में फ़र्क क्यों आया? इसका मतलब है हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा कम होगी तो स्थायित्व बढ़ गया। ये स्थायित्व जो होता है ये हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा के विलोमानुपाती होता है। अगर हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा अधिक है तो स्थायित्व कम होता है। इसका मतलब इसका स्थायित्व और इसका स्थायित्व में कितनी ऊर्जा का अंतर है? 7 किलो कैलोरी पर मोल। इसमें निकलने वाली हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा क्या है? ज़्यादा है, इसमें थोड़ी कम हो गई। ये जो अंतर आया है इसको अपन कैसे समझा सकते हैं? इसको अपन समझा सकते हैं, इसका कारण जो है वो है अति संयुग्मन। इसमें अति संयुग्मन संभव है क्या? इसमें अति संयुग्मन संभव है क्योंकि इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन इसमें देखिए आप, ये सामने उधर बना हुआ है आपके, कितनी संरचनाएं संभव है? 4 संरचनाएं संभव है, वो उधर बनी हुई है। इसके कारण से इसमें स्थायित्व आता है। अति संयुग्मन क्या है? एक प्रकार का अनुनाद है, और अनुनाद क्या लाता है यौगिक में? स्थायित्व लाता है। तो इसमें स्थायित्व आता है, इसकी तुलना में इसका जो स्थायित्व वो कितना है? 2.7 किलो कैलोरी पर मोल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों एल्कीन में कौन सा एल्कीन अधिक स्थायी होगा और क्यों, तो आप क्या बताएंगे? प्रोपीन ज़्यादा स्थायी होगा। और क्यों होगा? क्योंकि इसकी हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा कम है। और कम क्यों है? अति संयुग्मन के कारण। इसमें कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? कितनी अति संयुग्मन संरचनाएं बन जाएंगी? ठीक है। अब इसी प्रकार से यदि आप इसमें देखें, कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? कुल 10 संरचनाएं संभव हो जाएंगी इसकी। आपको समझ में आ गया अति संयुग्मन? जितनी अल्फा हाइड्रोजन होगी वो अबंधी अनुनाद दर्शाएगी, उसको हम अति संयुग्मन कहते हैं। जितने मिथाइल समूह इस C डबल बॉन्ड C से जुड़े हुए होंगे, जितने ज़्यादा जुड़े हुए होंगे उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। जितनी ज़्यादा संरचनाएं बनेगी इसका मतलब क्या है? स्थायित्व अधिक होगा, हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा कम होगी। इससे कम स्थायी कौन होगा? ठीक है। इसमें कितनी? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और प्रोपीन में कितनी होगी? 3 अल्फा हाइड्रोजन। इससे कम? उससे कम? फिर एक ये भी हटा दीजिए, H लगा दें तो एथीन बन जाएगा। तो आपको समझ में आ गया? आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि एल्कीनों का स्थायित्व समझाइए, तो आप किससे समझाएंगे? अति संयुग्मन से समझाएंगे। आपको पूछा जाए कि इसकी अति संयुग्मन संरचनाएं बनाइए, तो बना लेंगे। जो अभी मैंने केवल प्रोपीन की बताई थी वैसे ही आप सबकी बनाइएगा, तो आपको इसको कर पाएंगे। एक सवाल है मेरा, ये लिख लें आप, 2 पेंटीन
और एक है 1 पेंटीन। 2 पेंटीन और 1 पेंटीन में अधिक स्थायी कौन है? टू पेंटीन और 1 पेंटीन में ज़्यादा स्थायित्व किसका है? बताएं। बिल्कुल ठीक, इसमें है 2 पेंटीन अगर आप बनाते हैं, बैठो, ठीक है, और 1 पेंटीन का मतलब किधर से? हाँ, गिनती इधर से करोगे? हाँ हाँ, पोजीशन यहाँ अगर डबल बॉन्ड यहाँ रख देंगे तो इसमें कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? 2 तो ये रही और 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर है, तो कितनी संरचनाएं बन जाएंगी? 6 बन जाएगी। और इसमें कितनी बनेगी? इसमें केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन है, कुल 3 संरचनाएं संभव है। जिसमें अनुनाद कम होगा उसका स्थायित्व कम होगा। इसमें स्थायित्व अनुनादी संरचना कम बनेगी, कौन सी? अति संयुग्मन वाली, तो ये कम स्थायी होगा, ये ज़्यादा स्थायी होगा। दूसरे शब्दों में जब द्विबंध मध्य में होता है, मध्य की ओर होता है, बीच की ओर होता है, तो ऐसे एल्कीन ज़्यादा स्थायी होती है। क्यों होती है? इस कारण से। द्विबंध जब मध्य की ओर होता है तो स्थायित्व इसमें सिरे की ओर है ना, द्विबंध सिरे की ओर है, इसका स्थायित्व कम है, और इसमें द्विबंध किधर है? मध्य में है, इसलिए इसका स्थायित्व अधिक है। इन दोनों की ऊर्जाओं में 2.3 किलो कैलोरी का अंतर है। तो ऊर्जा के आधार पर भी अगर ऊर्जा का मान देके पूछ ले कि इनके हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा में इतना अंतर है, तब भी आप समझ जाइए कि उससे क्या समझाना चाह रहे हैं? स्थायित्व को समझाना चाहते हैं। तो पहला हमने लिया एल्किनों का स्थायित्व। एल्किनों का स्थायित्व अपन किससे समझा पाए? अति संयुग्मन से। दूसरा है बंध लंबाई। बंध लंबाई को भी हम इसकी सहायता से समझा सकते हैं। उपयोग या इसके प्रभाव है, अति संयुग्मन के उपयोग समझ लीजिए। अति संयुग्मन का महत्व तो समझ में आना चाहिए ना। बंध लंबाई जो है, जैसे अनुनाद में होता है कि अगर किसी द्विबंध में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाए तो क्या होगा? बंध लंबाई। द्विबंध में अगर एकल बंध का लक्षण आ जाए तो क्या होगा? बंध लंबाई बढ़ेगी। और अगर किसी सिंगल बॉन्ड में द्विबंध लक्षण आ जाए तो क्या होता है? बंध लंबाई घटेगी। ठीक है, ऐसा ही इसमें भी होता है। जैसे प्रोपीन का उदाहरण आपने अभी देखा था, इसमें कार्बन कार्बन द्विबंध की जो लंबाई है वो है 1.35 एंगस्ट्रॉम, और इसकी लंबाई है 1.488 एंगस्ट्रॉम।
सामान्य तौर पर कार्बन कार्बन सिंगल बंध की लंबाई, बंध लंबाई कितनी होती है? कल मैंने आपको बताया था 1.54 होती है। यहाँ क्या आ रही है? कम आ रही है ना। क्यों कम आ रही है? क्योंकि इसमें आंशिक द्विबंध लक्षण आता है। क्यों आता है? ये इलेक्ट्रॉन अति संयुग्मन के कारण यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ पर आप देखिए द्विबंध की सामान्य लंबाई कितनी होती है? 1.34, और है कितनी यहाँ पर? 35। ये बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि यहाँ पर द्विबंध की जगह एकल बंध के लक्षण आते हैं। तो ऐसा होने के कारण इसकी बंध लंबाई इससे कम होती है, जबकि इसकी बंध लंबाई 1.34 की अपेक्षा थोड़ी अधिक होती है। कारण क्या है? कारण क्या है? अति संयुग्म। एक अच्छा सा प्रश्न आपके सामने है कि CH3CHO ये क्या है? ये तो दिख रहा है मुझे भी एल्डिहाइड। इसका नाम पूछा है मैंने IUPAC में, इसका क्या नाम है? एथे, ठीक है, एथेनेल। 2 कार्बन है, एल्डिहाइड है, एथेनेल है। और एक है इसको क्या बोलते हैं? तीनों हाइड्रोजन हटा के हमने क्या लगा दिया? इसको कहते हैं परफ्लोरो एसिटल्डिहाइड। क्या कहते हैं? और वो एसिटल्डिहाइड है ही ऊपर वाला, ये एसिटल्डिहाइड है, ये परफ्लोरो एसिटल्डिहाइड है। इसमें देखिए बंध लंबाई को ध्यान से समझिएगा आप। जो एसिटल्डिहाइड है उसमें जो बंध लंबाई है वो कार्बन कार्बन बंध लंबाई है 1.50 एंगस्ट्रॉम। इसकी बता रहा हूं मैं आपको। और कार्बन ऑक्सीजन बंध लंबाई वो इसमें है 1.21 एंगस्ट्रॉम। जबकि होनी कितनी चाहिए? ये होनी चाहिए 1.54 और ये होनी चाहिए 1.20। कार्बन कार्बन द्विबंध की लंबाई होती है 1.20 सामान्य तौर पर, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बढ़ गई है, और यहाँ पर ये बंध लंबाई जो कार्बन कार्बन बंध लंबाई है वो कम हो गई है। इसका मतलब क्या है? इसमें अबंधी अनुनाद यानी अति संयुग्मन संभव है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, और तो ऐसा होने से क्या होगा? जो कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध है उसमें कैसा लक्षण आ रहा है? एकल बंध का लक्षण आ रहा है। इसका मतलब बंध लंबाई बढ़ती है। और इस कार्बन कार्बन एकल बंध में द्विबंध का लक्षण आ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? बंध लंबाई थोड़ी घट रही है। लेकिन प्रश्न ये है कि इसमें ऐसा क्यों नहीं होता? इसमें तो ऐसा हो रहा है। बंध लंबाई में परिवर्तन आप इसमें देख रहे हैं एथेनॉल में या एसिटल्डिहाइड में, लेकिन परफ्लोरो एसिटल्डिहाइड में ऐसा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो समझ गए आप? मुख्य आवश्यकता जो अति संयुग्मन के लिए है वो क्या है? अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति। ठीक है। तो अगर यह सवाल आ जाए कि एसिटल्डिहाइड में बंध लंबाई में परिवर्तन होता है जबकि परफ्लोरो एसिटल्डिहाइड में ऐसा नहीं होता, तो आप क्या बताएंगे कि ये अति संयुग्मन नहीं दर्शाता है, जबकि ये अति संयुग्मन दर्शाता है। तो बंध लंबाई को भी आप अति संयुग्मन से समझा सकते हैं। तीसरा है द्विध्रुव आघूर्ण। डाइपोल मोमेंट।
अति संयुग्मन से आवेश का समावेश हो जाता है यौगिक में, इसलिए कुछ न कुछ द्विध्रुव अगुण होगा। क्या बोला मैंने? अति संयुग्मन के कारण यौगिक में आवेश समावेशित हो जाता है। जब आवेश उसमें आ जाएगा तो क्या होगा? द्विध्रुव आघूर्ण होगा। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन, इसमें कोई अति संयुग्मन संभव नहीं है, इसलिए इसका म्यू कितना होता है? 0। लेकिन प्रोपीन, इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता है, बल्कि कितना होता है? 0.44 डी, मतलब एक मिनट आप बताओ, डी मतलब कल बताया था ना मैंने, आज आपका ध्यान नहीं है क्लास में। 0.44 डेबॉय, ये क्या है? इसका द्विध्रुव आघूर्ण। और क्यों आया है? क्योंकि इसमें अति संयुग्मन संभव है। इसमें अति संयुग्मन संभव नहीं होता, इसलिए 0। तो द्विध्रुव आघूर्ण भी अति संयुग्मन के कारण आ जाता है। और इसकी जो महत्व है उसमें यह है कि कार्बोनियम आयनों का स्थायित्व आप इसकी सहायता से भी समझा सकते हैं। कार्बोनियम आयनों का स्थायित्व आपने पढ़ा है, और आपने ये भी पढ़ा है कि जो तृतीयक कार्बोनियम आयन होते हैं वो सबसे कम स्थायी होते हैं ना, यही पढ़ा है ना आपने? तो सब जने हाँ भर रहे हैं। मैंने कहा कम स्थायी होते हैं, आपने कहा हाँ। सबसे ज़्यादा स्थायी होता है द्वितीयक कार्बोनियम आयन जो होता है, वो इसकी तुलना में और कम स्थायी होता है और मेथिल कार्बोनियम आयन उससे भी कम स्थायी होता है। कारण, एक कारण पहले बताया हुआ आपको, नहीं वो तो मैं भी चर्चा कर रहा हूँ इसलिए, लेकिन पहले मैंने एक कारण और बताया था आपको, प्लस आई प्रभाव के कारण, प्रेरणिक प्रभाव के कारण भी यही होता है, क्योंकि इसका प्लस आई प्रभाव ऐसे काम करता है तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देते हैं, इसलिए स्थायित्व अधिक होता है। लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहे हैं अपन अति संयुग्मन की कर रहे हैं, और अति संयुग्मन में यहाँ कितनी संरचनाएं संभव होगी? 9 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसका स्थायित्व सबसे कम होता है। जितनी अल्फा हाइड्रोजन होगी उतना ही क्या होगा? अनुनादी संरचनाएं, अति संयुग्मित संरचनाएं आप बना पाओगे। समझ गए आप? तो आप ध्यान रखिएगा कि कार्बोनियम आयनों का स्थायित्व अति संयुग्मन से भी समझाया जा सकता है। मुक्त मूलकों का स्थायित्व भी इससे समझा सकते हैं। ये तृतीयक मुक्त मूलक, ये द्वितीयक मुक्त मूलक, ये प्राथमिक, और ये, इसमें भी स्थायित्व का क्रम यही होता है, क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास में है और इसके पास में क्या हो रहा है? अनुनाद होगा। कौन सा अनुनाद? बिना बंध का अनुनाद। इसलिए ये स्थायित्व का क्रम इसमें भी स्थायित्व का क्रम क्या रहेगा? 3 डिग्री सर्वाधिक स्थायी, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, और मैथिल मुक्त मूलक सबसे कम स्थायी होता है। तो अति संयुग्मन से हम कार्बोनियम आयनों का स्थायित्व और मुक्त मूलकों का स्थायित्व समझा सकते हैं। एक प्रश्न लिखें आप, CH3 CH2 प्लस, CH3 CH2 CH2 प्लस
CH3 CH CH3 और ये CH2 प्लस। इनको स्थायित्व के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। कितने कार्बोनियम आयन हैं? 4 हैं। मैं जिससे पूछूं वही बताएगा। पहले कर लीजिए, फिर मैं पूछता हूं आपसे। कर लिया? ये सारे कार्बोनियम आयन आप बताएं। हाँ बताइए। ये वाला, चलो नंबर दे देते हैं इसको। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इन्होंने कहा कि फोर्थ वाला सबसे ज़्यादा स्थायी होगा, उससे कम 2 वाला और उससे कम। अब इससे कोई विपरीत उत्तर वाला है क्या? हाँ बताएं। फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। नाम क्या है आपका? बट हाँ, और कोई इसके अलावा कोई और उत्तर है आपका? नहीं। तो सब जने तो इस पे यस कर रहे थे, ये सही है ना? ये घटता हुआ क्रम ही तो है। जल्दी बताएं। 1 मिनट। देखो बड़ा सीधा सा उत्तर है इसका। अति संयुग्मन में आपको क्या देखना है? अल्फा हाइड्रोजन देखना है। अल्फा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा होगा उतना स्थायित्व अधिक होगा। ये सारे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कार्बोनियम आयन है क्या? ये सारे कार्बोनियम आयन प्राथमिक कार्बोनियम आयन हैं। कौन से हैं? सारे देखिए आप एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। जिस कार्बन पर धनावेश है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या है? सारे प्राथमिक। देख के आपने इसका जो शेप देखा, आपने आकृति देखी, आपने सोचा ये तृतीयक है, ये द्वितीयक है, ये प्राथमिक है और ये एथिल कार्बोनियम आयन। आपने उत्तर दे दिया जल्दी से, ये वाला। ठीक है ना? तो इसलिए आप देखें कि इसमें प्राथमिक कार्बोनियम आयन की संख्या इसमें कितनी है? 0 है। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 0। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन? 1। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितनी है? समझ गए आप? जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगी उतनी ज्यादा अतिसंयुग्मित संरचनाएं बनेगी और स्थायित्व अधिक होगा। इसलिए स्थायित्व का घटता हुआ क्रम क्या होगा? ठीक है। कल मैंने आपको इसको आप प्लस आई प्रभाव से समझा सकते हैं क्या? बताओ। सारे प्राथमिक कार्बोनियम आयन है, प्लस आई प्रभाव से इसको नहीं समझा सकते, इसलिए अति संयुग्मन प्रभाव की भी आवश्यकता होती है। अभी आपने जो पहले उदाहरण हमने लिया था उसमें जो कार्बोनियम आयन का स्थायित्व बताया था या मुक्त मूलकों का स्थायित्व बताया था, इसमें प्लस आई प्रभाव भी काम करता है, उससे भी स्थायित्व को समझाया जा सकता है। लेकिन इनमें क्या है? प्लस आई प्रभाव से ये स्थायित्व आप ये क्रम नहीं समझा सकते। किससे समझा सकते हैं? अति संयुग्मन से। मैंने आपको बताया था कल, बेंजीन वलय पे जो समूह जुड़ा हुआ होता है वो ये निर्धारित करता है कि नया आने वाला समूह कहाँ जुड़े। तो CH3 समूह का जो दिष्टकारी प्रभाव है उसको भी हम किससे समझा सकते हैं? अति संयुग्मन से। देखिए कैसे।
CH3 समूह का प्लस आई प्रभाव होता है, ये आप जानते हैं। तो प्लस आई प्रभाव के कारण भी वलय में कहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा? ऑर्थो और पैरा पर। इसलिए ये ऑर्थो पैरा दिष्टकारी समूह है। साथ साथ ये अति संयुग्मन के कारण भी ऑर्थो पैरा दिष्टकारी होता है। कैसे? इस हाइड्रोजन बंध के जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ आ गए थे? यहाँ आ गए। और जो यहाँ पाई बंध था वो कैसा हो गया? ये वाला पाई बंध यहाँ आ गया और एक हाइड्रोजन का आ गया इधर आ गया। तो क्या कहलाएगा ये? अति संयुग्मन। क्या कहते हैं इसको? तो अति संयुग्मन के कारण क्या हो रहा है? ऑर्थो स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है। अब इसकी संरचनाएं आप कितनी बना सकते हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन है और एक अल्फा हाइड्रोजन वाला जो है इसका अगर नो बॉन्ड रेजोनेंस हुआ है, अति संयुग्मन हुआ है, बिना बंध का अनुनाद हुआ, तो इसकी भी 3 संरचनाएं संभव है ना, क्योंकि ऋण आवेश कहाँ जा सकता है? 1, 2, 3 स्थितियों पर। उसकी स्थिति वही रखी है। ये केवल एक अल्फा हाइड्रोजन के कारण कितनी संरचना संभव हो गई? 3। तो 3 के कारण कितनी हो जाएगी? 9। हाँ बस। तो 9 संरचनाएं तो आपको ऐसी अति संयुग्मन वाली बनानी है। बनाते तो है ना, अपन अनुनाद तो दिखाते हैं ना भाई। स्थिति तो है ना, ये भी स्थिति है, ये भी स्थिति है। अनुनाद में भी दिखाते हैं इसको, इसमें भी दिखाते हैं। तो जो मिथाइल समूह है अगर वो जुड़ा हुआ है तो उसका ऑर्थो पैरा दिष्टकारी प्रभाव होता है। वो हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण भी होता है, अति संयुग्मन के कारण भी होता है और प्लस आई प्रभाव के कारण भी होता है। अब आपसे एक सवाल है कि मिटा दूं इसको? पैरा आइसोप्रोपिल टोलुइन, क्या बोलेंगे इसको? पैरा आइसोप्रोपिल टोलुइन। इसको क्या बोलेंगे? पैरा टर्शी ब्यूटाइल, पैरा टर्शी ब्यूटिल टोलुइन। ये ब्यूटिल समूह है। कौन सा ब्यूटिल है? टर्शी ब्यूटिल। और ये कौन सा है? आइसोप्रोपिल। ठीक है। इसमें क्या होता है, इन दोनों का अगर नाइट्रीकरण कराया जाए, नाइट्रीकरण समझते हो आप? NO2 समूह का समावेश कराना है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रतिस्थापन कौन करेगा? नाइट्रो समूह करेगा। और इसको अगर प्रतिस्थापित इसमें करवाना है तो NO2 समूह, ध्यान दीजिएगा, इस समूह की ऑर्थो स्थितियों पर जाता है। पैरा स्थिति खाली नहीं है। पैरा पर तो कौन है? पैरा आइसोप्रोपिल ग्रुप है और उसमें तृतीयक ब्यूटिल ग्रुप है। तो यहाँ पर इस CH3 के प्लस आई प्रभाव के CH3 के कारण ऑर्थो स्थितियों पर नाइट्रो समूह जाएगा। यानी नाइट्रो यहाँ जुड़ सकता है या यहाँ जुड़ सकता है, इसमें यहाँ जुड़ सकता है या यहाँ
जुड़ सकता है। अगर इसके कारण से होता, देखिए प्लस आई प्रभाव के कारण से होता केवल, तो क्या होता, इसका प्लस आई प्रभाव इसकी तुलना में अधिक होता है। किसका? इनका, क्योंकि इसमें 2 मैथिल समूह है, इसमें 3 मैथिल समूह है। अगर इसके कारण से होता, ये स्थिति कौन सी है इसके लिए, इस समूह के सापेक्ष ये स्थितियां कौन सी है? मेटा है। ये दोनों स्थितियां इसके सापेक्ष मेटा पर है, लेकिन जो उत्पाद बन रहा है वो इसके ऑर्थो पोजीशन को ध्यान में रखते हुए बन रहा है। अगर इसके रेस्पेक्ट में बनता, इसके कारण से बनता, तो कहाँ आता? नाइट्रो समूह यहाँ पर आता। इसकी ऑर्थो स्थितियाँ ये है, लेकिन यहाँ पर नहीं आता है। इसके अनुसार होता है नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, यानी नए आने वाले समूह को ये निर्देशित नहीं कर पा रहे हैं, ये निर्देशित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों हो रहा है ऐसा? कि इनका जो प्लस आई प्रभाव है इन दोनों समूहों का, उसकी तुलना में अति संयुग्मन प्रभाव जो है वो अधिक है। इस कारण से ऐसा है। समझ गए आप? आपसे पूछा जाएगा कि आइसोप्रोपिल, पैरा आइसोप्रोपिल टोलुइन या पैरा टर्शी ब्यूटिल टोलुइन में नाइट्रीकरण कराने पर मैथिल समूह की ऑर्थो स्थिति पर नाइट्रो समूह जुड़ता है, न कि आइसोप्रोपिल या टर्शी ब्यूटिल समूह की ऑर्थो स्थितियों पर। इन स्थितियों पर योग नहीं, प्रतिस्थापन नहीं होता है। तो कारण क्या है? आप ये कहेंगे कि इनका जो प्लस आई प्रभाव है वो ज़्यादा होता है इसकी तुलना में, लेकिन उस प्लस आई प्रभाव से ज़्यादा प्रभावी कौन है? अति संयुग्मन। इसलिए योग प्रतिस्थापन इस मैथिल समूह की ऑर्थो स्थितियों पर। छह इसके प्रभाव आपने देखे, समझ में आ गए? पहला कौन सा था? एल्किनो का स्थायित्व, दूसरा बंध लंबाई, तीसरा द्विध्रुव आघूर्ण, चौथा कार्बोनियम आयन का स्थायित्व, पांचवा मुक्त मूलकों का स्थायित्व, छठा मैथिल समूह का दिष्टकारी प्रभाव। एरोमेटिक यौगिकों में ये जो बताई अभिक्रिया, किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं ये? एरोमेटिक यौगिकों में किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही, योगात्मक नहीं, प्रतिस्थापन। जो ऑर्थो स्थिति का हाइड्रोजन होगा उसको हटा करके कुछ लग रहा है, योग होता तो पाई बंध टूट जाता, और पाई बंध की जगह दोनों स्थितियों पर कुछ योग होता। तो आप ये याद रखना कि इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होता है। एक और उपयोगिता ले लीजिए, एलिल ब्रोमाइड। एलिल क्या होता है जानते हैं आप? एलिल समूह होता है, कल भी बताया था, है ना? इस एलिल ब्रोमाइड पर HBr का योग जो होता है वो किसके अनुसार होता है? अति संयुग्मन से समझाया जा सकता है। जो एलिल जो होता है वो क्या होता है? CH2 फिर CH2। ये एलिल शब्द कहाँ से आया आपको बताएं? गार्लिक समझते हो आप क्या होता है? गार्लिक, लहसुन, उसका नाम क्या होता है बॉटनिकल नेम? बायोलॉजी वाले जानते होंगे। एलियम सटाइवम होता है ना, एलियम। उस एलियम सटाइवम में कहाँ से? बोलिए। मुक्त मूलक के स्थायित्व है ना ये। किसका स्थायित्व? इसको दोबारा से समझाओ। किसका? किसका स्थायित्व? मुक्त मूलक के स्थायित्व। अभी बताता हूँ, पहले ये खत्म कर लेता हूँ फिर वापस बताता हूँ आपको, है ना। ये एलियम सटाइवम जो होता है इसके अंदर एक एमिनो एसिड मिलता है, और उस एमिनो एसिड की जो स्मेल होती है, जो गंध होती है, बहुत तीक्ष्ण होती है, जैसे लहसुन की होती है, क्योंकि वो लहसुन में से मिलता है। उस एमिनो एसिड में ऐसा एमिनो एसिड होता है जिसमें ये एलिल ग्रुप होता है।
एलिल समूह होता है, तो इसीलिए उसका नाम एलियम सटाइवम से एलिल समूह शब्द नाम पड़ गया। इसलिए इस समूह को अपन क्या कहते हैं, एलिल समूह कहते हैं। इस पर HBr का योग कराएं आप, ये क्या है, एलिल ब्रोमाइड। इसको ऐसे ही कर लो आप। एलिल ब्रोमाइड पर HBr का योग करा रहे हैं। दो उत्पाद इसमें बनते हैं। ये जो योग हुआ है इसका HBr का, इसमें H यहाँ जुड़ा है और Br यहाँ जुड़ा है, ठीक है। और इसमें क्या बना है, इसमें Br यहाँ जुड़ा है और H कहाँ जुड़ा है, CH3, सॉरी इसको CH3 कर दो। वन 3 डाइब्रोमोप्रोपेन और 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। ये 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन है, ये 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन है। एलिल ब्रोमाइड पर, ये एलिल ब्रोमाइड है, एलिल समूह ये रहा और इस पर Br लगाओ, इसलिए एलिल ब्रोमाइड कहते हैं। इस पर HBr का योग कराया आपने, दो उत्पाद बने। देखो होता क्या है, Br का -I प्रभाव होता है। कैसा होता है, तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव इस प्रकार से काम करता है, यानी इस पर कैसा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश, और इस पर धनावेश। कब आएगा, क्रिया के समय। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव जैसा दिखाया है ऐसे काम करता है। और क्यों करता है, क्योंकि इस पर Br का -I प्रभाव है। अब इस पर HBr जुड़े, तो Br कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर, क्योंकि ऋण भाग है वो, और धन भाग कौन सा है, H, तो CH2 और Br। यहाँ प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। नो टॉक, बात नहीं करें भाई। ये देखिए आप कि इस पर जब HBr का योग हुआ तो इस प्रकार से हुआ, ये बन गया, तो ये 1,3 डाइब्रोमाइड बन गया। ये आज ही खराब हो गया। तो Br के -I प्रभाव के कारण इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव इस प्रकार से कार्य करता है, इसलिए क्या होगा, 1,3 डाइब्रोमाइड 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन बनता है, 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन। अब इसमें देखिए, ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है ये वाला, ये दोनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। इसके कारण से इसमें अबंधी अनुनाद होगा और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कैसे काम करेगा, इस प्रकार से काम करेगा। तो अति संयुग्मन के कारण क्या हो रहा है, CH2 - CH+
यानी Br कहाँ जुड़ जाएगा, Br कहाँ जुड़ेगा और H कहाँ जुड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अति संयुग्मन इसमें संभव है। तो 1,2 डाइब्रोमो उत्पाद का बनना कब संभव हुआ, जब अति संयुग्मन अपन बताते हैं। और अगर अति संयुग्मन नहीं दर्शाते हैं तो केवल -I प्रभाव के कारण Br के कैसा उत्पाद बनेगा, 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन। तो 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन कब बनता है, जब इसमें अति संयुग्मन की सहायता हम लेते हैं। इसमें मेजर प्रोडक्ट होगा -I प्रभाव जो है Br का वो कम होता है अति संयुग्मन की तुलना में, इसलिए जो ये उत्पाद है 1,2 डाइब्रोमो ये ज़्यादा बनता है, मेजर मुख्य उत्पाद ये होता है और ये उत्पाद कम बनता है। तो ध्यान क्या रखना है आपको कि इसमें अति संयुग्मन संभव है, इसलिए इसमें 1,2 डाइब्रोमो उत्पाद बनता है। और ये जब 1,2 डाइब्रोमो उत्पाद बनता है तो ये ज़्यादा बनता है, क्योंकि अति संयुग्मन प्रभाव जो है वो +I प्रभाव की तुलना में, -I प्रभाव Br की तुलना में ज़्यादा प्रभावी होता है। अब ये जो टेस्ट है आपका ये कल होगा, ये यहाँ आ गया ना इस जगह, ये केवल आया नहीं है, अति संयुग्मन हुआ है। अति संयुग्मन का जो प्रभाव है ना वो आपको देखना है कि उस प्रभाव के कारण जब वो यहाँ आया तो यहाँ पर क्या हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन इधर गए तो H+ तो यहाँ जुड़ा, इस पर क्या हुआ। और अगर आप इसको पूरे को इस तरीके से नहीं समझना तो केवल ये ध्यान रखना है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ये प्रभाव इधर काम करेगा। जैसे इसमें -I प्रभाव के कारण किधर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इस साइड में जा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कैसे काम कर रहा है, इस दिशा में काम कर रहा है। तो जब इधर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा इस कार्बन पर, इधर इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण, अति संयुग्मन के कारण, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, इस कार्बन पर। जब इस कार्बन पर जाएंगे तो H यहाँ जुड़ेगा और Br योग दर्शाना है आपको।